अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, आज इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अहम इशू, अवामी मसला और आवाम से जुड़ा मामला, और वो ये कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर इंतहाई बुरी तरह से स्मोक की लपेट में आ गया है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान का शहर लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से आज भी नंबर 1 पर रहा, और उसकी वजह से जिंदा दिलाने लाहौर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहे। अभी तक पाकिस्तानियों की कोरोना और डेंगू जैसी बीमारियों से जान नहीं छुटी थी कि स्मोक जैसी आफत ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के कुछ और शहरों की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी इस तरह की जो आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी के हवाले से कुछ तशवीशनाक सूरत हाल पाई जाती हैं। इस बदतरीन स्मोक की सूरत हाल से निमटने के लिए क्या किरदार होगा अब हुकूमत का, और वो क्या एक्शन लेगी, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लेते हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक। साथ ही सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारत शहर कोलकाता दूसरे नंबर पर मौजूद रहा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली तीसरे और कराची 8वें नंबर पर मौजूद रहा। पंजाब का एक और बड़ा शहर साहिवाल, जहां पर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 407 है बताई गई, और बहावलपुर में 370, गुजरावाला में 307 और रायगढ़ में ये तादाद 265 बताई गई है। नई दिल्ली की अगर बात करें तो उसमें 293 बताई गई है। चीन का शहर वुहान जो है, जो कि पहले भी कोरोना के हवाले से बड़ा मशहूर रहा पूरी दुनिया में, तीसरे नंबर पर मौजूद रहा। और आलूदा तरीन शहरों का जायजा अगर मुल्की सतह पर लिया जाए तो मुल्क के आलूदा शहरों में बहावलपुर पहले और साहिवाल दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानब से मुल्तान और फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी फजाई आलूदगी की सूरत हाल खराब है। पंजाब में स्मोक और फजाई आलूदगी स्कूल्स जो है इस संबंध में हफ्ते में 3 रोज बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है बाउर रिजवान साहब को, जो कि इस वक्त सूबाई वजीर हैं वजीर माहौलियात पंजाब हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं, और इस सारी सूरत हाल पे जो इस वक्त बहुत ज्यादा कंसेंसस है इस हवाले से, बहुत ज्यादा कंसर्न है इस हवाले से, उसके ऊपर उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच बाउर रिजवान साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम। बाउर रिजवान साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, पंजाब में हर गुजरते दिन के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में तशवीशनाक हद तक ये इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? देखने में ये आता है कि जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिनकी वायलेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। सो फार आप जब से मौजूद हैं बीइंग मिनिस्टर, क्या इकदाम उठा रहे हैं, और अब जो ये सिचुएशन बड़ी कंसर्नफुल हो गई है, इस हवाले से क्या किया है आपने? आपने काफी टाइम में इंट्रोडक्शन करवाया सारी सीरियसनेस का, मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि अभी तक लाहौर में स्मॉग नाम की कोई चीज नहीं है जी। आप किसी भी स्पेशलिस्ट से पूछ सकती हैं जिनको एनवायरनमेंट के बारे में मालूमात हो। दूसरी मैं अर्ज करता चलूं कि जो आप एयर क्वालिटी इंडेक्स सारे टीवी चैनल्स ले रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप काइंडली जो भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लें। आपने शायद देखा होगा कि मैंने एक लेटर भी लिखा है FIA को कि जो लोग जिन्होंने एयर क्वालिटी मॉनिटर सही नहीं लगाए हुए या उनकी कैलिब्रेशन नहीं हुई, उनको हमने कह दिया कि अगर आप अपना गलत डाटा शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो हम उनके खिलाफ ये जो नया एक्ट बना है, जो मतलब फेक डाटा देते हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने डायरेक्टर FIA को DG FIA को ये रिक्वेस्ट भेज दी है जी। साइबर क्राइम के जो नया एक्ट बना है उसके मुताबिक हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल ऐसा खतरनाक नहीं है कि हमें स्कूल्स बंद करने पड़ रहे हैं हफ्ते में एक दिन। ये हम पेश बंदी कह रहे हैं अगले आने वाले मौसम के लिए, जो कि नजर आ रहा है कि अब तक कोई बारिश का आसार नहीं है जी। तो उसमें क्योंकि ज्यादातर कंट्रीब्यूशन इस पोल्यूशन में होता है व्हीकलर एमिशन का, तो उसके लिए हमने प्राइवेट ऑफिसेज और जो स्कूल्स हैं उनको हफ्ते में सिर्फ एक दिन बंद किया है। सैटरडे संडे नॉर्मली वैसी छुट्टी होती है, और एक दिन सिर्फ इंक्लूड किया गया मंडे का जी, ताकि व्हीकल्स कम से कम निकलें, डस्ट पार्टिकल्स कम से कम उड़ें, और जो व्हीकल एमिशन है वो भी कम से कम किया जा सके। तो ये इस वक्त एज सच कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है
जबकि आने वाले दिनों में अगर बारिश ना हुई तो इसका इम्कान है। बाकी इकदामात की जो आपने बात की, उसमें मैं अर्ज करता चलूं कि जिसको हम स्टबल बर्निंग कहते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन था 23%। और उस लिहाज से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसी मशीन खरीदी हैं जो कि आखिर तक फसल को काट देती हैं, जिसकी वजह से जमींदार को अपनी फसल जलानी नहीं पड़ती। उसका इम्पैक्ट 37% बाय द वॉल्यूम ऑफ 23% कम हुआ है। उसके अलावा हमने रूल्स बनाए हैं जो कि तमाम फैक्ट्रीज को उनको रेगुलराइज करते हैं। और जहां तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं उनको दे शुड मेक इट श्योर कि उनके अंदर जब तक डीजल के फिल्टर्स नहीं लग जाते जो कि 2.5 पीएम को निकलने से रोकें, तब तक उनको सड़क पर ना आने दिया जाए। और इसी तरह पेट्रोल गाड़ियों में कैटालिटिक इन्वर्टर्स होते हैं जो कि पीएम 2.5 को रोकते हैं। वो हमने उनसे गुजारिश की है कि कैटालिटिक इन्वर्टर के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर ना आ सके। और जैसे आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत विजनरी और बहुत इनकलाबी कदम जो कि उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि 43% जो लाइक पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकुलर एमिशन का है। तो ऐसे और बहुत से इकदाम हैं जो हम ले रहे हैं, जिसका आने वाले दिनों में बहुत जल्दी उसका आप फर्क महसूस करेंगे। अच्छा, कतई कतई माफी यहाँ पे बाबर रिजवान साहब, आपसे एक चीज मैं जो आपने शुरू में कही कि जी ऐसा नहीं है, तो जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है आज, क्या उसके जो फिगर्स हैं वो गलत हैं फिर? आप काइंडली अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछिए कि उन्होंने ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ईपीए के लिए है या प्राइवेट वेबसाइट के लिए है, तो आपको पता चलेगा कि ये प्राइवेट किसी वेबसाइट के अभी तक जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तमाम टीवी चैनल्स, आप नहीं सिर्फ तमाम टीवी चैनल्स वो हाईलाइट कर रहे हैं। और मैंने अब ये मैंने सोचा है कि मैं तमाम जो भी मैगजीन सरकर्दा हैं हमारे चैनल के इंतहाई काबिल एहतराम हजरात, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के, वहां से आप AQI वहां से लें। और अगर उसको कोई चैलेंज करता है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, हर वक्त हाजिर हूँ। वो किसी भी तरह साबित कर दे कि ये गलत है तो मैं बिल्कुल सजा के मुस्तहिक हूँ। अच्छा, ठीक है, यानी कि आप जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी जो नंबर बताए जा रहे हैं जिस साइट से लिए गए हैं, जो AQAIR की जो साइट है, वो आप कह रहे हैं कि उस पे मतलब जो नंबर्स बताए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, और आपकी जो साइट है उससे जो है वो लेने चाहिए नंबर्स, फिगर्स। लेकिन डिपार्टमेंट हमारा है ना जी, मैं तो देखिए दो बातें कह रहा हूँ। हाँ। एक मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप एयर क्वालिटी इंडेक्स लें। दूसरे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं उसको कोई चैलेंज अगर करता है और वो कहता है कि हम गलत दे रहे हैं, हम फेक AQI दे रहे हैं, तो मैं हाजिर। अच्छा, चले, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, जहां पे ये बताया जा रहा था कि जी लाहौर शहर का पहला नंबर है, तो आप फिर उसको कैसे देख रहे हैं? मतलब कि आप क्या इस चीज की तरदीद करें कि आलूदगी है ही नहीं माहौल में, या फिर पहला नहीं है? और आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक क्या कौन सा नंबर बनता है वो भी बता दें थोड़ा, एयर इंडेक्स। जी मैं अर्ज करता हूँ जी। हाँ। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हाँ जी। मैं बिल्कुल इस चीज से एक सेकंड के लिए भी इनकार नहीं कर रहा कि आलूदगी नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जितनी आलूदगी बताई जा रही है वो गलत रिपोर्ट हो रही है। बिकॉज और जब से हमने ये इक़दाम लिया है, हमने जब एयर क्वालिटी मॉनिटर्स चेक करने शुरू किए जो NGOs ने या प्राइवेट लोगों ने लगाए हुए थे, बेशक हमारी मदद के लिए, ना तो उनकी कैलिब्रेशन ठीक थी और ना ही वो ठीक तरीके से वहां पर इंस्टॉल किए गए थे। तो हमने जब उनको कहा तो बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बंद कर दिए अपने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बिकॉज दे डिडंट वांट टू शेयर अ नेगेटिव और फेक न्यूज अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान की बदनामी है जी। अगर हम गलत आदाद शुमार देंगे तो बीइंग अ ग्लोबल इशू ये पाकिस्तान की ग्लोबली बदनामी होती है। इसलिए हमने बहुत सख्त इक़दाम उठाया, जिसके लिए हमें बिल्कुल, हम समझते हैं कि हम वी वर एब्सोल्युटली राइट टू डू इट। और दूसरी जो बात आपने कही
देखिए, इस मौसम में जैसा कि हम सब देखते हैं कि मौसम सर्द होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके अलावा हवा रुकी भी होती है। उसकी वजह से ये जो पोल्यूशन हम आजकल देख रहे हैं जिसमें मेनली डस्ट है, हम्म। ये इतनी लाइक में अगर आप ये कहें कि ये बहुत ज्यादा मुझे सेहत है तो इस हद तक कि इसमें डस्ट बहुत ज्यादा, और डस्ट में आपको एलर्जी हो जाती है और मुख्तलिफ किस्म की तरह नाक की बीमारियां का है। तो उसमें मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस मौसम में हमें वो ज्यादा इस वजह से लाइक में नजर आती है क्योंकि हवा की बंदिश, पानी, हवा में नमी का तनासुब, उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं वो पानी के साथ मिलकर जो नमी हवा में है वो स्टक हो जाते हैं हवा के ना चलने की वजह से। तो आप अगर सुबह देखें तो आपको बेशक आपके लाइक मीन विजन में थोड़ा सा ट्रबल होगा, लेकिन जो ही हवा चलती है, इट आई मीन यू कैन सी दैट इट इज अ वेरी ब्राइट सनी डे ऑलवेज। अच्छा, अब ये बताएं कि आप इससे चले जो भी आपके नंबर्स हैं हम उसके अकॉर्डिंगली भी बात कर लेते हैं। तो अब इससे लड़ने के लिए, क्योंकि देखिए ना 3 दिन स्कूल्स बंद करने के लिए भी हफ्ते में आज नोटिफिकेशन आ गया। मैं तो आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जी हफ्ते में 3 दिन स्कूल कैसे बंद रहेंगे कल ये मुझे बता दें। सैटरडे संडे ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्कूल बंद होते हैं जी, एक मंडे का दिन हमने ऐड किया है। अब इस बात को आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो यही है कि एक दिन मजीद बंद चले हुआ। एक दिन उसमें और मजीद ऐड ऑन हो गया, 2 डेज तो हॉलीडे होती है। तो अब मुझे ये बता दें कि ये आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, साथ ही इसको ये जो पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए और उसके ऊपर काबू पाने के लिए, क्लाइमेट के लिए आप क्या ले रहे हैं प्रिकॉशंस जो या मेजर्स या क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं सो दैट इट विल गेट इम्प्रूव। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ जी। जी देखिए 43% जो लाइक मीन पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है व्हीकुलर एमिशन का। ठीक जी है जी। हमने उनसे ये अर्ज कर दी है कि आप जो डीजल व्हीकल हैं उनको, जो डीजल के वो अभी मैंने आपको बताया था फिल्टर्स होते हैं, उसको लगाए बगैर सड़क पर ना आने दें ताकि 2.5 पीएम 2.5 जो होता है वो उसमें से बाहर ना आ सके। इसी तरह जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उसमें कैटालिटिक इन्वर्टर जरूरी है। दूसरा मैं आपको बताता चलूं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हमें मिली है, हमने तमाम भट्टे ब्रेकिंग जिसके कहते हैं वो जिग जैग पे हो गए हैं। लाइक मीन अगर 85% भी हो गए हैं तो इसका मतलब है सारे हो चुके हैं। उसके बाद शॉवल बर्निंग का मैंने आपको बताया कि वो अब पिछली दफा से जो भी उनका 23% कॉन्ट्रीब्यूशन था उससे 37% कॉन्ट्रीब्यूशन इस साल कम है। उसके अलावा हमने इकदाम दिए हैं डस्ट के ना उड़ने के। वो जितनी भी मेन रोड्स हैं उनको, उन पर वाटर स्प्रिंकलिंग की जाएगी और जो रोड्स के शोल्डर्स होते हैं वहां से भी डस्ट को साफ किया जाएगा ताकि वो उड़कर पानी में नमी की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसमें मेलाग्मिन हल ना हो जाए। और इसके अलावा मैंने आपसे अर्ज की कि जितनी भी ये जो है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ से गर्दो गुबार उठता रहता है उनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप दिन में 2-3 दफा इस पर वाटर स्प्रिंकलिंग करें ताकि इसका भी इम्पैक्ट कम हो जाए। और इलेक्ट्रॉनिक कार्स का मैंने आपको बताया, ठीक है, इट विल टेक जी सम बिल्कुल, टाइम। वो सब समझ गए। ठीक है। जी तो ठीक है, तो आप कब तक समझते हैं कि ये इस पे काबू पा लिया जाएगा इस सिचुएशन पे, और जो ये जो बहुत ज्यादा एयर पोल्यूटेड अभी हमें नजर आ रही है उसमें कमी वाकई हो जाएगी इस सारे स्टेप्स लेने से? कोई जल्द से जल्द इस पे असर होगा? देखिए मैं आपसे बिल्कुल आपने मैं बिल्कुल ये चाहूंगा कि ये आप एक पैगाम भी जब जी भी लाइक मीन आप किसी भी शो में आए जो भी ये पैगाम जरूर दें। दुनिया की तमाम हुकूमतें इकट्ठी होकर भी इस पोल्यूशन के मामले पर काबू नहीं पा सकती जब तक कि इस हमारे माशरे के हर सेगमेंट का हर बंदा अपना रोल प्ले ना करे, अपना पॉजिटिव रोल प्ले ना करे। इसमें हमें बिहेवियरल चेंज की जरूरत है। अब देखें हम नॉर्मली, दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, लेकिन दिस इज अ फैक्ट कि हम अपना
कूड़ा जला देते हैं। अब ये मतलब एक गैर इखलाकी हरकत है। और उसके अलावा हम और लाइक ऐसी कौन सी बिहेवियर्स हैं हमारे जो कि मतलब फर्ज कह लें कि अगर मेरी गाड़ी खराब है तो मैं उस वक्त तक उसको ठीक नहीं कराना चाहूंगा जब तक मेरा चालान नहीं हो जाता। हालांकि अगर मैं ये सोचूं कि इसमें से निकलता हुआ जहरीला धुआं मुझे खुद को और मेरी फैमिली को कितना नुकसान पहुंचा रहा है तो शायद मैं उसको फौरन ठीक करवा लूं। तो ये बिहेवियरल चेंजेस हम में आने हैं। और मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि गवर्नमेंट तो अपना पूरा जोर लगा रही है और वो इस वजह से कि यही फिजा है जिसमें सब ने सांस लेना, लेकिन जब तक हर बंदा इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, ये जानते हुए कि ये सबसे पहले उसको, उसके खानदान को, उसके बच्चों को, दोस्तों को डिस्टर्ब कर रही है, उनको बीमार कर रही है, तब तक हम इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर रिजवान सूबाई वजीर माहौलियात पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और ख़ास तौर पे एक चीज़ जो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे चैलेंज करके गए एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से कि जो इस वक्त मुतल्लिका एयर क्वालिटी इंडेक्स हम चला रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम जी वो उसको चैलेंज कर रहे थे कि जी हमारे जो अपने साइट्स के एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर्स हैं उनको लिया जाए और ये जो नंबर्स हैं उनमें जो है वो उस तरह से जो है वो मैनिपुलेशन या सच्चाई नहीं है जैसे कि होती है। बहरहाल इसी पे हम मजीद बात करेंगे नाजरीन। ये तो हुकूमती मौक़िफ़ आ गया है सामने जो वो बता रहे थे, लेकिन इससे पहले जो यानी कि जो मौजूदा हुकूमत है उससे पहले पंजाब में हुकूमत थी जी मुस्लिम लीग नून की, और मुस्लिम लीग नून की जो साबिक वजीर माहौलियात पंजाब ज़किया शाहनवाज साहिबा हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच ज़किया साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर टाइम टू अस। ज़किया शाहनवाज साहिबा, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपकी, चूंकि जाहिर सी बात है साबका हुकूमत आपकी थी पंजाब के अंदर नून लीग की और आप उस वक्त वजीर थी माहौलियात की, तो जाहिर सी बात है कि आपने उसे चलाया भी, मिनिस्ट्री को रन भी किया। अब इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है आलूदगी के हवाले से पंजाब की, वो बहुत तशवीशनाक है। हुकूमत का मौक़िफ़ अभी इस वक्त हमारे सामने आ चुका है। बाबर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है, लेकिन डेफिनेट सी बात है आपने उसे चलाया, मिनिस्ट्री को आपको बेहतर तरीके से पता होगा कौन से मुहर्रिकात हैं जो कि आप समझती हैं इस वक्त लैक कर रही है हुकूमत की या नेग्लिजेंस है और वो उसको क्या करना चाहिए। जी ज़किया साहिबा। इंडेक्स वो 400 है, इसको बहुत चौथे हिस्से से भी कम होना चाहिए था। अब ये जो 400 आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये इंसानों के लिए और बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत नुकसानदेह है, उनकी सेहत के लिए। और ये आलूदगी जो है बहुत सारी बीमारियां फैलाएंगी। तो अब इसका इलाज क्या है और वजूहात क्या हैं? वजूहात इसके ये हैं कि कारखाने जो हैं इनके स्क्रबर्स नहीं लगे हुए, मगर फिर भी इनके पास लाइसेंस हैं और वो जो कारखाने हैं वो चल रहे हैं विदाउट द स्क्रबर्स, तो वो एयर पोल्यूशन आती है। फिर वो जो आपका चावल का फसल होता है वो जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? क्योंकि उसके पास मशीनरी नहीं है ताकि वो हल चला के वो ज़मीन के अंदर उसको प्लॉ कर दें, वो नहीं है मशीनरी। फिर आपके कार एमिशंस हैं, आपका जो पेट्रोल है उसकी क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए, उसमें भी कोई मिक्सचर्स होते हैं या जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब इसकी जो बेसिकली जैसे कि हम ये सारी चीज़ें तो हम समझ रहे हैं कि ये इसकी वजूहात है, लेकिन इसकी क्या हल क्या होना चाहिए और इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है? I want to tell you that the World Bank, just before the elections to the Nawaz Sharif and Mia Shehbaz Sharif's government, they gave a loan of $270 million at a very nominal interest rate for environment. अब बात यह है कि इस बात को 3.5 साल गुजर गए, अभी तक तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया जिसको हम कह सकें कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से
आलूदगी कम हो रही है। अब बात यह है कि अगर ये 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ तो 1.5 साल रह गया है। मुझे ये बताएं, ये 1.5 साल में कितना कर पाएगी ये हुकूमत? अगर मियाँ शहबाज शरीफ थे तो वो जल्दी जल्दी काम करते थे, सुबह ऑर्डर। शहबाज शरीफ के वक्त में जिगजैग टेक्नोलॉजी आई थी भट्ठे के लिए जी की, उसके साथ ये होता है एक फ्यूल भी कम जलता वो है, अभी वही बाउरिजान साहब कह रहे थे। हाँ जी, वो भी बहुत कम हो जाती हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया था, अगर एक ये प्रोजेक्ट ये गवर्नमेंट कर दिखाए कि ये जिगजैग टेक्नोलॉजी के भट्ठे पूरे पंजाब में फैला दें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से भी आपकी एयर पोल्यूशन कम हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप ये काम कर दें और ये जो है आपकी कार, ये जो आपकी कार की एमिशंस हैं, ये जो आपका पेट्रोल है वो भी सब स्टैंडर्ड है, उसकी वजह से भी आपके बहुत ये आती हैं, आपकी पोल्यूशन होती है। तो ये जो अगर एक या दो बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ले ले और एक अगर ये मशीनरी दे दे फार्मर्स को टू प्लॉ इन द स्टबल ऑफ राइस, अगर वो प्लॉ इन कर जाएं और जलाएं ना, तो आप देखें पूरे पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में जो चावल उगता है फिर उसको जलाया जाता है। तो मशीनरी अगर गवर्नमेंट दे दे फार्मर को सब्सिडाइज रेट्स पे, तो उससे भी बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी आपके पोल्यूशन में। और सॉल्यूशंस तो बहुत हैं, मगर बात है इम्प्लीमेंटेशन की, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की और लग के काम करने की। जब तक ये लग के इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे एनवायरनमेंट को और पोल्यूशन को, तो ये काम पूरा नहीं होगा। इस हुकूमत को चाहिए कि जो बाकी वक्त है वो एनवायरनमेंट के ऊपर तवज्जो दें और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। और जो एयर, ये जो आपका एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है, इसकी भी जितनी भी वो मशीनरी है या इसके एयर इंडेक्स के जो इनके वो मॉनिटर्स हैं वो चलने चाहिए, वो उनमें खराबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ना आधे मॉनिटर्स खराब हैं, आधे चल रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपकी कितना लेवल ऑफ पोल्यूशन है। सो यू शुड इक्विप द डिपार्टमेंट एंड सी टू इट कि जो आपका डिपार्टमेंट है उसको आप फंडिंग भी दें, उसको इक्विपमेंट भी करें, जैसे मियाँ शहबाज शरीफ चाहते थे। हमारी हुकूमत तो ये चाहती थी, मगर आप लोग, ये हुकूमत को भी तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान हमारा, लाहौर हमारा, ये वतन हमारा है, ये शहर हमारा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़किया शाहनवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी, और जिगजैग टेक्नोलॉजी के हवाले से और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बैरोमीटर्स जो लगे, जो वही दो बातें जिनके ऊपर उन्होंने फोकस किया जो बाउरिज़वान साहब कह रहे थे, उसी हवाले से जी नाजरीन ये आपके सामने दोनों फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ गए। मौजूदा हुकूमत और साबका हुकूमत दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने है, आप बेहतर तरीके से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिंदा दिलाना लाहौर से मुझे बहुत हमदर्दी है, मैं समझ सकती हूँ, लोगों को सांस का प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है, एस्मा का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की शिकायतें हमें पंजाब से मौसूल हो रही थी। तो आज हमने इस मौजू पे खास तौर पे आपके लिए इन दोनों मौजूद मेहमानों को मदऊ करके इसके ऊपर कॉन्क्रीट किस्म की एक डिस्कशन की, ताकि जो रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने रखे जाएं। अभी एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब जी पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है, मुआहिदा तय पा गया है, जिसके तहत आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्जानी करने की सिफारिश की है। इस मामले पर बहुत लंबी चौड़ी बात आज कर रहे थे जी हमाद अजहर साहब और शौकत तरीन साहब बैठ के, और मैं अगैन हैरान हूँ कि हमाद अजहर साहब को, शौकत तरीन साहब को प्रोग्रामों में बुला बुला के हम थक गए हैं, वो यहाँ आके कुछ बताते नहीं है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं बैठ के क्योंकि
तरफा मौक़िफ़ जा रहा होता है और पूरी बात करके बस वो चाहते हैं मैं ही सुनूं, मैं ही बोलूं और सामने वाला कुछ ना पूछे। बहरहाल दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट कंसर्न जिसके ऊपर उनको ख़ास तौर पे बात करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए आके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रामों से गायब हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, अवाम की अदालत में नहीं आना उन्होंने, बस अपनी बात करनी है और अपना ही जो मौक़िफ़ है वही थोपना है उन्होंने अवाम के ऊपर और हम सब के ऊपर। बहरहाल इसके ऊपर बात करते हैं। और ये स्टाफ लेवल अग्रीमेंट जो है ये क्या होता है जी, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगी। सबसे पहले ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक सलीम हैं, बड़े ही सीनियर माहिर माशियात हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइएगा, ये आज जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है और साबका हुकूमत की एक और गलती बताई गई है आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये स्टाफ लेवल अग्रीमेंट है, ये क्या है? अब आवाम तो नहीं जानती इन टर्मिनोलॉजीज को और उनको इससे कंसर्न नहीं है, वो तो चाहते हैं कि जी सारी चीज़ें सस्ती हो जाए और मईशत का पहिया ठीक तरीके से चल जाए, लेकिन जो हुकूमती वज़रा आके बताते हैं टर्मिनोलॉजीज और चीज़ें, वो आवाम जो है वो डायरेक्टली उन चीज़ों को नहीं समझते। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ज़रा आवाम के लिए आज और हमारे नाजरीन के लिए इसको एक्सप्लेन कर दें कि हुआ क्या है। देखिए, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट ये है कि IMF के दो हिस्से अगर हम कर लें, एक बोर्ड है जो उनके सीनियर तरीन मेंबरान हैं जो चलाते हैं, जो मैनेजमेंट है IMF की, और उसके नीचे उनका स्टाफ है। अब वो स्टाफ मुख्तलिफ मेंबर ममालिक में जाता है, उनकी टीमों से निगोशिएट करता है। अब पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ये मीटिंग जो हैं ये वर्चुअल हो रही हैं जी। पहला लेवल इनका आता है कि जो IMF का स्टाफ आया है वो हमारी वजारत खजाना के साथ कोई मुआहिदा या कोई एलानिया, मुआहिदा इसको आप कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा हद तक इस वक्त ये एक एलानिया है जो मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी कुर्बानियां देने के बाद IMF से हासिल किया है। आपको याद है कि अभी कुछ ही दिन पहले ₹1.70 फी यूनिट बिजली बढ़ाई गई थी जी, बिल्कुल। 4 रुपए का इजाफी टैक्स लगाया गया था पेट्रोल के ऊपर, और स्टेट बैंक ने कोई 1.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जी। ये तीन बड़ी कुर्बानियां थी जिनके नतीजे में ये अभी एलानिया हमें मिला है। पैसे वैसे अभी कोई नहीं मिल रहे हैं, अभी सिर्फ एलानिया आया है कि हमारा एक स्टाफ एग्रीमेंट हो गया है। और आज और जनवरी के दरमियान में जबकि एक बोर्ड मीटिंग होगी, क्योंकि जो पैसे देने का फैसला है वो स्टाफ नहीं करता IMF का, वो उनका बोर्ड करता है। तो वो बोर्ड की मीटिंग मतवक्के है जनवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में, और आज हम नवंबर के महीने में बैठे हैं, नवंबर से जनवरी के दरमियान में हमें भी बहुत सारी और चीजें करना होंगी। उसमें यह है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो और बढ़ाना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यही खबरें मौसूल हो रही हैं, पेट्रोल के प्राइस और बढ़ने, फिर आज बिजली के फिर बढ़ाने की बात हो रही है जी। दो चीजें आपने बता दी, बिजली और पेट्रोल और इंटरेस्ट, मैंने आपसे उससे पहले कह दिया जी। हमें दो कवानीन पास करवाने होंगे नेशनल असेंबली के थ्रू। एक तो आप समझिए कि मिनी बजट का ऐलान होगा। मिनी बजट में बताया जाएगा कि हम जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं कोई 325 अरब रुपए की, उनको किस तरह खत्म कर रहे हैं, यानी कि इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान किया जाएगा। फिर एक स्टेट बैंक के आजाद होने से और खुद मुख्तार करने से एक बिल हमें पास करवाना होगा नेशनल असेंबली से। तो अभी नवंबर और जनवरी के दरमियान में ये सारी चीजें हमें करनी होंगी, और अगर हम वो कामयाबी से सारी चीजें कर लेते हैं फिर ये फैसला जाएगा बोर्ड के पास, और फिर ये बोर्ड फैसला करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद हमें $1 बिलियन मिलेगा या नहीं मिलेगा। So there's a long way to go अभी, मतलब दिल्ली दूर है। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर साहब। मैं जरा हमें साथ ही ज्वाइन कर लिया है जी शब्बर जैदी भाई ने भी, मैं जरा उनकी तरफ भी चले जाऊं। शब्बर जैदी साहब, ये आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक है, ये आज क्या पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया है, जिसके बारे में हमाद अजहर साहब और शौकत तरीन साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लंबी चौड़ी, और मैंने जैसे कि आगाज में कहा कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकते हैं क्योंकि इतना तो स्टेमिना रहा नहीं है हुकूमती वज़रा में कि वो आए और आके जवाब दें। प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम में आने से कासिर हैं और कतरा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो खुद ही बोलें, खुद ही समझें और खुद ही आगे से मौक़िफ़ भी दें। तो बस वो अपना मौक़िफ़ से बताना चाहते हैं। अब ये जो आवाम इन
इन चीजों को, इन टर्मिनोलॉजीज को नहीं समझते। वो तो महंगाई की दुहाइयां दे रहे हैं कि जी, एक लेम पर्सन की अगर हम बात करें तो वो तो परेशान है कि एक तरफ पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, बिजली बढ़ रही है, शरह सूद आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? लोगों की सकत खत्म होती जा रही है, लेकिन हुकूमती बोझ जो है सारी चीजों के, टैक्सेस के, भरमार खत्म ही नहीं हो रही। आखिरकार क्या वजूहत है? देखिए, दो तीन चीजों को आप मिक्स कर रही हैं जी। पहली बात तो ये है कि जो आईएमएफ का जो अभी आया है रिव्यू, उसमें कोई अनहोनी बात तो नहीं है। जो कुछ भी वो कह रहे हैं ये सारी बातें बिल्कुल पहले भी हमें पता है कि ये होना है और वो ठीक है उसके ऊपर। और उसमें मुझे मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनर्जी के बारे में कोई डेफिनेटिव अभी भी पोजीशन नहीं है और गवर्नमेंट पाकिस्तान वो चीज नहीं उस पर अभी भी शायद मेरा ख्याल है उस तरह नहीं है एग्री करेगी जिस तरह हो रहा है। बात ये है कि जो टैक्सेस की बात करें वो भी जीएसटी में जो एग्जेम्पशंस हैं वो तो जिन आइटम्स पे हटनी है वो उस पे अभी सामने नहीं आए कि वो कौन से आइटम है। मगर मेरा ये कहना है कि हम आईएमएफ के जो डिस्कशन है उसको हम महंगाई जी और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है ये जो महंगाई का जो आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा आपने क्या कहा? आईएमएफ के जो मैं कह रहा हूं कि महंगाई का जो मैटर है जी। उसको हमें आईएमएफ के साथ लिंक नहीं करना चाहिए। हम हर चीज को आईएमएफ से लिंक करते हैं। ये जो आईएमएफ के साथ हुआ है ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं है क्योंकि ये हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं और हमें रहना है उसके अंदर, हम उससे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब जो बात है महंगाई की उसका जो इलाज है वो दो चीजों से है। एक तो ये है कि जो बुनियादी अशिया हैं और जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती हैं जिनका कोई ताल्लुक आईएमएफ के साथ नहीं है और वो पाकिस्तान में ही पैदा की जाती हैं और पाकिस्तान में ही बिकती हैं, उसमें जो महंगाई हो रही है उसका कोई ताल्लुक आईएमएफ के साथ नहीं है, ना उसका ताल्लुक डॉलर के साथ है। हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और हमारा प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम हर चीज को आईएमएफ के पैमाने से नापते हैं। गवर्नमेंट को ही मेरा मशवरा यही है कि वो जो टमाटर, आलू, प्याज, चने की दाल और ये सब चीजें हैं इसमें अगर एकदम से प्राइस इंक्रीज हो रही है, फल या जो आम अशिया हैं, प्याज है, जो इसमें जो इंक्रीज हो रही है इसका कोई ताल्लुक ना आईएमएफ के साथ है, ना इसका ताल्लुक बिजली के साथ है, ना इसका ताल्लुक इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ है। इसमें मैं बार बार आपको कह चुका हूं और मेरी बात को लोग ध्यान नहीं दे रहे कि इसमें पाकिस्तान का करप्शन का पैसा लगा हुआ है और इसमें आड़ती पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेल रहे हैं। ये बात आप लोग क्यों नहीं करते? आपको आईएमएफ आपको कोई और बात याद ही नहीं होती सिवाय आईएमएफ के। आप ये मुझे बताइए कि आलू, प्याज, टमाटर में कहां से आईएमएफ आ गया? इसके ऊपर बात करें ना कि आलू, प्याज, टमाटर, चने की दाल, मसूर की दाल ये क्यों बढ़ रही है? ये आटा, इसके अंदर कौन सा आईएमएफ है? इसके अंदर कहां से आईएमएफ आता है? ये जो हमारा मार्केट मैकेनिज्म टूट गया है और हमारा जो दरमियान का मिडलमैन है वो पैसे बना रहा है। हम अनफॉर्चुनेटली उसकी लॉबी के लिए खेल रहे हैं, उसको बचाने के लिए खेल रहे हैं और हम बिला वजह की कभी आईएमएफ की, कभी डॉलर की, कभी कुछ बातें कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि टमाटर की प्राइस में कितना ताल्लुक है डॉलर का, कितना ताल्लुक है आईएमएफ का, कितना ताल्लुक है इन्फ्लेशन का? ये क्या हो रहा है टमाटर में? इसको देखें ना जी। हम बहुत अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये बातें समझ नहीं आ रही और मैं ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कहने को तैयार हूं। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, पहले भी था, आज भी हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बिजनेसमैन का माफिया है जो वो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है और इमरान खान को इस पे आंखें खोलनी चाहिए। माफी, मेरी बात तो सुने। आप कह रहे हैं कि उससे नहीं होना चाहिए, चले मैं मान रही हूँ आपकी बात, लेकिन एक बात देखे ना आपके सामने, जो कर्ज प्रोग्राम का मामला है आईएमएफ का, उसकी बहाली पेशगी कुछ शराइत पर है ना। आप मुझे बताइए ना मैडम रिदा, आप मुझे बताइए ना कि मैं आपसे, आप इतनी मुश्किल बात क्यों करिए? मैं जरा थोड़ा सा कम अकल आदमी हूँ, मुझे ये बताइए कि टमाटर में आईएमएफ कैसे आ गया? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ यही बात। तो बताएं आटे में कैसे आ गया आईएमएफ? नहीं, मैं आटे में कैसे, कहां से, चीनी में कहां से आईएमएफ आ गया? मैं तो ये बात ही नहीं कर रही। आप चीजें मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं ना। आप मुझे ये समझाइए कि चीनी में कौन सा आईएमएफ है? अच्छा, मैं तो आटे में कौन सा आईएमएफ है? सबर भाई मेरी भी तो सुन ले,
मेरी भी तो सुन लें। मैं तो इन चीजों की बात नहीं कर रही, इन कमोडिटीज की। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर जिन चीजों की आप बात कर रही हैं उनकी बात करने के लिए मुझे कोई शौक नहीं है। वो आप करती रहे बैठ के, मुझे इकोनॉमिक्स की बड़ी बड़ी बातें करने का कोई शौक नहीं है। मुझे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी बातें करूं, आईएमएफ ने ये कर दिया और वर्ल्ड बैंक ने ये कर दिया और पाकिस्तान बिक गया और पाकिस्तान बिक गया। ये मुझे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आम आदमी की इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। मुझे ये बता दें कि आटा, दाल, चीनी, चने की दाल, टमाटर, गोश्त, ये इनमें कौन सा आईएमएफ है, कौन सा इसमें डॉलर है, कौन सा ये बदमाशी जो लगाई हुई है, आप उस बदमाशी को तो बात ही नहीं कर रही। आप तो बात करिए, मोदी तरह की बातें करें, ये बातें मेरी समझ से बालत करें। तो इसकी बात, इन कमोडिटीज की बात तो हम कर भी नहीं रहे जो आप कह रहे हैं। हम मगर आप नहीं करें ना, मगर मैं तो इन कमोडिटी की बात कर रहा हूं। मैं तो उस बास्केट की बात कर रहा हूं जो एक आम आदमी खाता है। आम आदमी आटा खाता है, आम आदमी चावल खाता है, आम आदमी दालें खाता है, आम आदमी प्याज इस्तेमाल करता है, आम आदमी आलू इस्तेमाल करता है, आम आदमी दूध इस्तेमाल करता है। मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। आप अमीर आदमी, आप लोग, आपकी अलग इकोनॉमिक्स होगी, मेरी इकोनॉमिक्स अलग है। अच्छा, मैं तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, आपकी किसकी बात कर रही हैं मुझे नहीं समझ आ रही। नहीं, मैं तो आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि इस पे बता दें कि जो कर्ज प्रोग्राम की बहाली के बारे में बात हो रही है उसमें शराइत है कोई प्रोग्राम में। मेरी बात बहाली नहीं है, ये भी आपकी गलत फहमी है। बहाली नहीं है, ये प्रोग्राम का रिव्यू होता रहता है और वो रिव्यू हुआ और कंप्लीट हो गया। उन्होंने अपनी मेरी आप पूरी बात सुनेंगे तो आप जवाब दे सकेंगे। मैं पूरी बात मेरी सुन लें। इस हवाले से जो उन्होंने कहा है, खास तौर पे आईएमएफ ही का आज स्टेटमेंट है, आईएमएफ ही की हम बात कर रहे हैं कि जी जो हुकूमती इदारों की इस्तिदाद, गवर्नेंस में बेहतरी, शफाफियत की जरूरत, टैक्स बेस की बात की है, टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज भी दी गई है। ये सारे जो मामला है वो हुकूमत कैसे करेगी मैनेज? दिस इज अ क्वेश्चन। मेरी बात सुनो। 1950 में आईएमएफ का एक प्रोग्राम आया था। 1950 में आईएमएफ नहीं था, वर्ल्ड बैंक था। उसके अंदर जो अंग्रेजी लिखी हुई है ना, बिल्कुल सारी अंग्रेजी वही लिखी हुई है आज भी। अभी खोलें, यही ट्रांसपेरेंसी, यही गवर्नेंस, ये सारी लिखी होती है। इन चीजों को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। आपके लिए बड़ी अहमियत होगी। मैं आपको हुकूमत इन सारी चीजों को कर लेगी कंट्रोल। मुझे बात, मैंने एक किताब लिखी है, पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट। उसमें मैंने लिखा है कि जो 1950 में लियाकत अली खान ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट किया था ना, उसका ड्राफ्ट अंग्रेजी का उठा लें और आज का ड्राफ्ट उठा लें। मुझे कल पढ़ के मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि मैंने अपनी किताब में ये सारा कोट किया है। अगर उसकी अंग्रेजी में फर्क हो ना तो मैं मुजरिम हूं। ये ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, ये क्लाइमेट चेंजेस, ये सारी चीजें ना हम इसको पढ़ के साइड में रख देते हैं। हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती ये बातें। ये ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ये उनके टर्म्स हैं, उनके माशरे में चलते हैं, हम करते रहें। ये बातें मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, आपके लिए रखती होंगी। मैं मैडम इस फील्ड का आदमी हूं। ये मैं आपको आज दावत दे रहा हूं, मेरी बात सुने। आप 1950 का अभी जाएं गूगल पर और 1950 का टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीमेंट देखें, वर्ल्ड बैंक का, लियाकत अली खान ने किया था। उसकी अंग्रेजी और आज के इकोनॉमिक प्रोग्राम की अंग्रेजी अगर फर्क हो तो मैं कसूरवार हूं। ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैडम इसको छोड़ दें, ये इसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं इसकी कोई अहमियत नहीं। आपका स्टांस आ गया। ठीक है शबीर साहब, आपका स्टांस आ गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर फरीक सलीम साहब, अब बताइएगा कि ये सारे जो इश्यूज हैं बेसिकली इस पे हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी और ये जो श्योरिटीज देने की बात है क्या वो कर सकेगी मौजूदा हुकूमत भी इस सारी चीजों को कवर अप? देखिए, हुकूमत के लिए तो अच्छी खबर है कि स्टाफ लेवल का उसका एग्रीमेंट हो गया है, क्योंकि हुकूमत बहुत बुरी तरह फंसी हुई है। हुकूमत ने कोई तकरीबन 28 अरब डॉलर की पेमेंट कर दी है अगले 12 महीनों में, और आईएमएफ के पैकेज के बगैर इतना बड़ा लोन कहीं से लिया नहीं जा सकता। जो एग्जिस्टिंग कर्जाजात हैं उनको रिन्यू नहीं किया जा सकेगा। तो हुकूमत के हवाले से तो बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन अवाम के हवाले से ये अच्छी खबर नहीं है। आपको याद होगा कि जून के महीने में हमें वजीर आज़म साहब ने ये बताया था कि बुरा वक्त जो है वो गुजर गया है जी। लेकिन ऐसा शायद नहीं है, बुरा वक्त तो भी आने वाला है। आईएमएफ के पैकेज का हिस्सा बनेंगे तो उसके बाद आप देखिएगा कि पेट्रोल की कीमत अभी बता दिया गया है कि तकरीबन अगले कुछ महीनों में मजमूई तौर पे 30 रुपए फी लीटर जाओ वो इजाफी टैक्स लागू करना है। यानी कि अभी जो 146 रुपए का है
अगर हम सोच लें कि आलमी मंडियों में बिल्कुल कोई तेल की कीमत में फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इजाफी टैक्स की मद में ये चली जाएगी कीमत कहीं 170 रुपए के करीब। इसी तरह बिजली की कीमत भी बढ़ाई जाएगी और इसी तरह इंटरेस्ट रेट जो है, जो शरह सूद है, उसमें भी मैं समझ रहा हूं कि तकरीबन 1% का मजीद इजाफा जो है वो आज और जनवरी के दरमियान में किया जाएगा। ये सारी चीजें करने के बाद फिर ये सारे मामलात जाएंगे IMF के बोर्ड के पास और फिर IMF बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि उसने इजाफी $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तानी खजाने में जमा करवाने हैं या नहीं करवाने। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर जरीद साहब आपका, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया, दोनों का इस्तांसा किया एक ही मामले पे। नाजरीन, IMF के साथ हम जा रहे हैं और मुआहदा हो गया है, आज शौकत तरीन साहब, अहमद साहब कह रहे थे, लेकिन उसके जाहिर सी बात है कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि IMF से के शराइत और जवाबित को आप जब माने तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना आए। बिल्कुल ये हमें बहुत दुख और अफसोस के साथ ये कहना चाहिए कि ये जो ट्रांसपेरेंसी का मामला है, जो करप्शन का मामला है, जो गवर्नेंस का मामला है, जो शफाफियत का मामला है, वो दूसरे दीगर मज़ाहिब, दूसरे दीगर ममालिक में जो है बड़े महज़्ज़ब तरीके से उनको फॉलो किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जहां हमारी ये रगों में बसनी चाहिए चीज़ें, वहां पे हम इन जैसे देरीना और बहुत ही मुश्किल मसाइल के अंदर अटके और फंसे हुए हैं, जिसकी बात शब्बीर जरीद साहब अभी कर रहे थे। उनका भी जानिब था इस हवाले से। जी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।